नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में इस तरह के कौन से योग होते हैं जिसके कारण जातक धनवान बनता है, और इसके साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में इस तरह के कौन से योग होते हैं जिसके कारण उसको अपने जीवन में धन के कारण धोखा खाना पड़ता है। यानी धन के ग्रह उसको धोखा देते हैं और धन के मामले में उसको बहुत बुरी तरह फंसा देते हैं। इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं जो जातक को धनवान बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लगन की। जो पहला भाव होता है लगन का भाव, वो कुंडली में ऑल इन ऑल होता है। इसमें कुंडली के सभी 12 भावों के गुण अवगुण शामिल होते हैं। तो देखिए, अगर जातक का लगन मजबूत होगा, कैसे मजबूत होगा भाई? लगन अपने घर में हो, जैसे जहां लगन मंगल बनता है, मंगल अपने घर में हो, या लगन का मालिक लगन को देख रहा हो, मान लीजिए मंगल जहां पड़ा है, अपनी चौथी दृष्टि से लगन को देखेगा, जहां पड़ा है जहां से अपनी सप्तम दृष्टि को देखेगा। लगन लगन में हो, लग्नेश लगन में हो, या लग्नेश लगन को देख रहा हो। इसके अलावा लग्नेश अस्त ना हो, लग्नेश बाल अवस्था में ना हो, यानी कि कम अंशों का ना हो। तो जातक के पास प्रचुर मात्रा में धन होता है। अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद भी उसके पास अच्छी सेविंग्स बनी रहती हैं। इसी तरह भाई दूसरे भाव की बात है। जो धन आने के बारे में हमने देखना है, मेन उसमें 2 भाव इन्वॉल्व रहते हैं, एक दूसरा और एक 11वां। ये दोनों भाव व्यक्ति को धनवान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी तरह दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो, जैसे जहाँ शुक्र है, शुक्र दूसरे घर का मालिक दूसरे में आ जाए, या दूसरे घर का मालिक दूसरे घर को देख रहा हो, जहां पड़ा हो शुक्र, जहां देखेगा तो व्यक्ति धनवान होगा। धन का मालिक अस्त ना हो, बाल अवस्था में ना हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो व्यक्ति धनवान होगा। इसी तरह एकादश भाव का मालिक भी मजबूत हो, जैसे लगन के बारे में चर्चा की, दूसरे घर के बारे में चर्चा की, उसी तरह अगर 11वें घर का मालिक मजबूत हो तो वो भी व्यक्ति को धनवान बनाने में बहुत योगदान देगा। अब अगले योग की बात करते हैं। दूसरे घर के दोनों ओर शुभ ग्रहों, 3 ग्रहों को अतीव शुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा में पक्षबल देखना पड़ता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों में से कोई 2 ग्रह दूसरे घर के दोनों ओर विराजमान हो जाए। मान लीजिए जहां बुध आ गया, या बृहस्पति आ गया, या
जहाँ शुक्र आ गया, जहाँ बृहस्पति आ गया, कोई भी तीनों में से दो ग्रह दूसरे घर के दोनों ओर विराजमान हो जाए तो दूसरे भाव की जो शक्ति है, दूसरे भाव की जो पावर है, उसको बहुत बढ़ा देंगे और व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन होगा, व्यक्ति धनवान होगा। अब बात करते हैं व्यक्ति अति धनवान कब होगा। जब दूसरे भाव में बृहस्पति की राशि हो, 9 लिखा हो या 12, और इसमें बृहस्पति हो और इसके साथ केतु हो। बृहस्पति अपने घर का हो और उसके साथ केतु हो तो व्यक्ति अति धनवान होता है। उसको पता ही नहीं होता कि मेरे पास कितना रुपया पैसा संचित धन है। इसी तरह दूसरे भाव में शुक्र की राशि हो, 2 नंबर या 7 नंबर, और शुक्र पड़ा हो अपने घर में, उसके साथ भी केतु आ जाए तो भाई क्या कहना, बहुत ही सुंदर योग है ये कुंडली में। तो जातक बहुत धनवान होता है। जो केतु है उसको ध्वज कहा जाता है, झंडा कहा जाता है। जिस भाव में बृहस्पति और शुक्र अपने घर में पड़े हों और उसके साथ केतु आ जाए तो बृहस्पति और शुक्र की जो शक्ति होती है, जो फल देने की समर्था होती है, उसमें कम से कम 10 गुना की वृद्धि कर देता है। इतनी ज्यादा शक्ति बढ़ा देता है केतु। अगर जातक की जन्म कुंडली में 11वें घर में कोई भी ग्रह हो, अगर भाई अस्त हो तो भी फल देगा, मगर न्यून मात्रा में देगा। शत्रु राशि का हो तब भी फल दे देते हैं 11वें भाव में ग्रह। 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो जातक को धनवान बनाने में अपना पूरा रोल अदा करते हैं, क्योंकि जो 11वां भाव है वो रोजमर्रा की आमदनी का है, यानी कि रोजाना या महीने में हम कितनी कमाई करते हैं। और एक बात देखी गई है, राहु जो या केतु पड़े हों, राहु हो या केतु, ये कई बार जब खराब दशा अंतर्दशा चल रही हो तो जातक का पैसा कहीं पर फंसा देते हैं और उसके बाद इकट्ठा ही पैसा जातक के पास आ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जातक को लाभ करवा देते हैं। ये इनकी विशेषता देखी गई है 11वें भाव में। इसके अलावा दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक, इनमें आपस में संबंध बन रहा हो। संबंध कई तरह से बन जा सकते हैं। राशि परिवर्तन हो रहा हो, यानी दूसरे घर का मालिक जहाँ शुक्र है वो 11वें घर में आ जाए, और 11वें घर का मालिक शनि है वो दूसरे घर में आ जाए। दूसरे का मालिक 11वें आ जाए, 11वें का मालिक दूसरे आ जाए, या दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक कुंडली में कहीं भी इकट्ठे बैठे हों। शुक्र शनि कुंडली में कहीं भी इकट्ठे बैठे हों। अलग अलग लग्नों के हिसाब से दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक अलग अलग बनेंगे, यानी दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक इकट्ठे बैठे हो, या इनमें राशि परिवर्तन हो, या इनमें दृष्टि संबंध हो, या शुक्र हो या शनि हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तो भी व्यक्ति बहुत धनवान होता है। धन पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं होती, करोड़पति की श्रेणी में तो आ ही जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे घर का मालिक और 11वें घर के मालिक का संबंध हो और उसमें भाग्य का मालिक भी शामिल हो जाए, जहां भाग्य का मालिक बृहस्पति बनता है। बृहस्पति
दूसरे घर को देख रहा हो, 11वें घर को देख रहा हो, या जहां पर दूसरे घर के मालिक और 11वें घर के मालिक इकट्ठे बैठे हो, उनको बृहस्पति देख रहा हो, तो मान लीजिए जहां बैठे या जहां बृहस्पति पड़ा है, पंचम दृष्टि पड़ गई, तो जातक बहुत धनवान होता है। भाग्य का मालिक भी लगन के हिसाब से बदलेगा। जहां 1 लगन है तो बृहस्पति बन गया, अगर जहाँ 2 अंक होता लगन में तो जहाँ 10 अंक हो जाता, तो भाग्य का मालिक कौन बन जाता? शनि बन जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे घर का मालिक 11वें घर का मालिक का अगर संबंध बनता हो तो जातक धनवान होता है, और अगर दूसरे घर का मालिक 11वें घर का मालिक और 9वें घर के मालिक इनका संबंध बनता हो तो जातक अति धनवान होता है। इसके अलावा भाई अगर दूसरे घर के मालिक और 8वें घर के मालिक का संबंध बन रहा हो, जैसे दूसरे घर का मालिक अष्टम आ गया, शुक्र जहां आ गया, या दूसरे घर का मालिक और अष्टम घर का मालिक इकट्ठा बैठा हो, शुक्र बनता है जहां दूसरे घर का मालिक और अष्टम का मालिक मंगल बनता है। कहीं पर भी कुंडली में कहीं पर भी शुक्र और मंगल इकट्ठे बैठे हो तो भी जातक काफी हद तक धनवान होता है, धन पैसे की कोई कमी नहीं होती, और इस केस में अचानक धन लाभ होता देखा गया है जातक को, अगर दूसरे घर के मालिक और 8वें घर के मालिक के बीच संबंध बन रहा हो। ये तो बात हो गई ग्रह किस किस भाव में बैठे हो, लेकिन भाई दृष्टि की बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अनुभव में आया है, देखने में आया है कि जिस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि हो उसका असर अधिक होता है, बजाय इसके कि उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है उसका असर कम होता है और दृष्टि का असर अधिक होता है। और दृष्टि के संबंध में दूसरे घर के ऊपर एक नियम याद रखना है कि दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हमेशा शुभ फल देती है। बस दूसरे घर में शुभ ग्रह की नीच राशि नहीं होनी चाहिए। जैसे बृहस्पति की नीच राशि 10वीं होती है, शुक्र की 6ठी होती है, बुध की 12वीं होती है। अगर दूसरे घर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो तो 10वीं राशि ना हो, बुध की दृष्टि हो तो 6ठी राशि ना हो, शुक्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो तो 12वीं राशि ना हो, क्योंकि बुध की 12वीं राशि नीच होती है। शुक्र की दृष्टि हो तो 6ठी राशि ना हो, क्योंकि शुक्र की 6ठी राशि नीच होती है। यानी दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और दूसरे भाव में शुभ ग्रहों की नीच राशि ना हो तो जातक बहुत धनवान होता है। अब दृष्टि के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं आपको। देखिए, सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, और अगर बुध, शुक्र और गुरु 8वें घर में होंगे, बुध हो, शुक्र हो और गुरु ये 8वें घर में होंगे, तो इनकी पूरी दृष्टि दूसरे घर पर पड़ेगी, जिसके कारण व्यक्ति के धन में वृद्धि होगी। बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है, इसलिए जब बृहस्पति 6ठे घर में होगा, जहां होगा, तो इसकी 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, और जब 10वें घर में होगा, जहां होगा, तो इसकी 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। यानी कि बृहस्पति 6ठे घर में हो, 8वें घर में हो या 10वें घर में हो, तो व्यक्ति के धन में
वृद्धि करेगा। इसके अलावा कोई भी ग्रह 8वें घर में नीच का हो तो उसकी उच्च दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, क्योंकि जो ग्रह जहां नीच का होता है उससे 7वें घर में उसकी उच्च की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि जिस भाव में कोई ग्रह नीच का होता है उससे 7वां भाव उस ग्रह के उच्च का होता है। मान लीजिए जहां चंद्रमा नीच का पड़ा है, इसकी उच्च दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन होगा, व्यक्ति बहुत अमीर होगा। अब बात करते हैं कि अगर धन भाव में शनि की राशि हो या शनि की उच्च राशि हो या शनि की मित्र राशि हो, कौन कौन सी हो भाई? दूसरी राशि हो, 7वीं राशि हो, 10वीं राशि हो, 11वीं राशि हो। और शनि 5वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो। जब शनि 5वें घर में बैठा होगा तो इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर। 8वें में होगा तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी। 12वें में होगा तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब धन के घर में 2 राशि हो, 7 राशि हो, 10 राशि हो, 11 राशि हो और शनि 5, 8 और 12 घरों में पड़ा हो तो भाई जातक बहुत धनी होता है। धन के कारण उसको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई खराब दशा अंतर्दशा चल रही हो तो कुछ समय के लिए आ सकती है। वैसे धन के मामले में लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। अब बात करते हैं मंगल की। देखिए, अगर दूसरे घर में 1 राशि हो, 5 राशि हो, 8 राशि हो और 10 राशि हो और मंगल 7वें घर में हो, 8वें घर में हो और 11 घर में हो, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। जहां से ये चौथी दृष्टि से देखेगा, जहां से ये 7वीं से देखेगा, जहां से ये 8वीं से देखेगा। तो धन स्थान में मेष राशि हो, सिंह हो, वृश्चिक हो या मकर हो और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो भाई व्यक्ति के पास धन का जंगल होता है। धन के मामले में व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है और उसके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की तो भाई एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। जब 1 या 5 राशि हो दूसरे घर में और अष्टम भाव में सूर्य हो तो भी व्यक्ति बहुत धनी होता है, धन के मामले में भाग्यशाली होता है। इसी तरह चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है। अगर चंद्रमा की उच्च राशि हो दूसरी या अपनी राशि हो चौथी और चंद्रमा अष्टम बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि के द्वारा धन भाव को देखेगा तो व्यक्ति को धनी बनाएगा। तो ये तो बात हो गई ग्रहों की दृष्टियों की। अब भाई जहां तक हमने बात कर ली धन के आने की, अब बात करते हैं धन के जाने की, यानी कि खर्च की। अगर इनपुट अधिक हो, आउटपुट कम हो तो व्यक्ति अमीर होगा। अगर आउटपुट अधिक हो गई तो व्यक्ति गरीब होगा। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, उसका खर्चा 1.25 करोड़ का, तो भाई 25 लाख का घाटा पड़ गया। तो खर्च कहां से देखना है? 12वें भाव से।
एक नियम याद रखना है, दूसरे घर के मालिक और 12वें घर के मालिक का अगर कुंडली में संबंध बन जाए तो इस तरह समझ लो कि घड़े में छेद है, उसमें पानी रुक नहीं सकता। इसी तरह व्यक्ति के पास पैसा रुक नहीं सकेगा। दूसरे घर का मालिक 12वें आ जाए, जैसे यहाँ शुक्र बनता है, दूसरे घर का मालिक जब 12वें आ जाए, जब 12वें घर का मालिक जहाँ बृहस्पति बनता है वो दूसरे चला जाए, जब दूसरे घर के मालिक और 12वें घर के मालिक कुंडली में इकट्ठे बैठ जाएं किसी भी घर में, जहाँ इन पर दृष्टि संबंध बन जाए, जैसे जहाँ बृहस्पति बैठा हो, जहाँ शुक्र बैठा हो, यानी कि दूसरे घर के मालिक और 12वें घर के मालिक का आपस में संबंध बन जाए तो व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता। ये बात दूसरी है कि अगर दूसरा भाव और 11वां भाव स्ट्रांग होगा तो पैसा आएगा बहुत, लेकिन टिकेगा नहीं। इसी तरह अगर 11वें भाव के मालिक और 12वें भाव के मालिक के बीच संबंध बन जाए तब भी व्यक्ति का हाथ टाइट रहता है, मगर इसका असर दूसरे भाव और 12वें भाव के बीच जो संबंध बनता है उससे थोड़ा कम होता है। इसके अलावा जब 12वें भाव पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु इनकी शत्रु दृष्टि पड़ रही हो या इनकी नीच दृष्टि पड़ रही हो, इस भाव पर, खर्च के भाव पर, 12वें भाव पर, मान लीजिए जहां शनि की नीच राशि है, 1 नंबर राशि है, शनि जहां आ गया, जहां से ये दसम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, जहां से सप्तम दृष्टि से देखेगा, जहां से तीसरी दृष्टि से देखेगा, अपनी नीच राशि को देखेगा, तो भाई फिजूल के खर्चे बहुत करवाएगा। इसलिए शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु की नीच और उच्च राशियों में बहुत मतभेद है। शत्रु राशि इनकी आ जाए और बाकी ग्रहों की नीच राशि आ जाए या शत्रु राशि आ जाए तो फिजूल खर्ची बहुत होगी और जातक के पास बहुत धन होते हुए भी उसका हाथ थोड़ा टाइट रह सकता है। ये तो बात हो गई जातक के धनवान होने की और धन के खर्च होने की। अब मैंने वीडियो शुरू कर किया था जब, तब एक बात की थी कि वो कौन सा योग है जिसके कारण धन के मामले में व्यक्ति अपने जीवन में धोखा खाएगा। यानी कि उसको मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको पता है कि जहां से मेरे पास पैसा आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। हमेशा बिजनेस में मान लीजिए हर महीने वो 10 लाख कमाता है, तो इस तरह उसको पता है कि मेरे पास किसी तरह से पैसा आ जाएगा, तो उसने कोई बहुत बड़ा सौदा कर लिया। मगर जब बहुत बड़ा सौदा कर लिया, आधे पैसे दे दिए और जो दूसरे आधे पैसे देने थे वो पैसे आने में बड़े कोई विघ्न आ गया, तो वो बुरी तरह वहां फंस जाएगा, यानी धन के मामले में धोखा खा जाएगा, उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। वो किन केसेस में होती है, ये मैं आपको अपनी रिसर्च की बात बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ। देखिए, दूसरे घर में शुभ ग्रह अकेला पड़ा हो, मान लीजिए बृहस्पति अकेला पड़ा हो दूसरे घर में, जब बुध अकेला हो, जब शुक्र अकेला पड़ा हो और इस पर किसी ग्रह की
दृष्टि भी ना हो तो भाई अपने जीवन में कुछ पैसा एक जगह पर अलग निकाल कर रख लेना। जब आप पैसों के कारण जीवन में बुरी तरह फंसोगे, वो पैसा तब काम आएगा। आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि मेरे साथ भी ये हो सकता है, मेरे पास भी पैसों की इतनी कमी हो सकती है। लेकिन जब बुध अकेला पड़ा हो, बृहस्पति अकेला पड़ा हो, शुक्र अकेला पड़ा हो और इसके साथ चंद्रमा भी अकेला पड़ा हो, तो ये धन के मामले में आपको कहीं ना कहीं फंसाएंगे। और अगर ये अपने घर में अकेला पड़े हो, अपनी सब राशि में अकेले पड़े हो, आप कहेंगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, कोई ग्रह अपनी राशि में खराब फल कैसे दे सकता है। भाई मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, रिसर्च पर आधारित बातें बता रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा। उदाहरण मैं कई दे सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चंद्रमा अपने घर में बैठा हो, बृहस्पति अपने घर में बैठा हो, बुध अपने घर में बैठा हो, शुक्र अपने घर में बैठा हो, तो आप जिंदगी में कभी ना कभी धन के कारण बुरे फंसोगे ही फंसोगे। अगर इन पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो भाई अपने लिए कुछ पैसा निकाल कर रख लेना और भूल जाना कि ये पैसा मेरा है, और बुरे वक्त में वो आपके काम आएगा। इसी तरह अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना। जब दूसरे भाव में कोई ग्रह उच्च का हो, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो, इस मान लीजिए 2 राशि है जहां चंद्रमा उच्च का आ गया, अगर जहां 4 राशि होती तो बृहस्पति उच्च का आ जाता, बृहस्पति होता वो उच्च का आ जाता। दूसरे भाव में कोई ग्रह, शुभ ग्रह खास तौर पर उच्च का हो, वैसे तो सभी ग्रहों का फल मिलता है लेकिन शुभ ग्रह अधिक खराब फल देंगे। कोई शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह उच्च का अकेला पड़ा हो दूसरे भाव में, तो जीवन में धन के कारण आप कभी ना कभी बहुत बुरे फंसोगे। चाहे बुढ़ापे में फंसो, जब भी कोई खराब दशा अंतर्दशा आ गई आपको फंसा लेना है। तो जो आपका पैसा एक तरफ रखा होगा भाई, वो उस समय बहुत काम आएगा। इसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो ये जो शुभ योग है इसमें कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पैसा अलग से निकाल कर रखा है, तो शुभ योग में अपने आप कमी आ गई। दूसरा, जब भी आप फंसोगे तब आप साथ ही साथ निकल जाओगे। यही इसका उपाय है। अगर कोई ग्रह दूसरे भाव में धन में उच्च का पड़ा हो, अकेला पड़ा हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो कुछ ना कुछ पैसा बचाकर रख लेना। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की जन्म कुंडली में कौन से ग्रह धनवान बनाते हैं और कौन से ग्रह धन के मामले में धोखा देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।